हे गाइस, दिस इज़ निखिल। आई होप यू वेल। तो इससे पहले मैंने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो पार्ट वन में मैंने डिस्कशन किया था 1857 की क्रांति से पूर्व की विकास को। लेकिन आपको पता है कि जब 1857 का क्रांति हुआ था तो उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे नए नए बात उभर कर आए, जिस कारण से कंपनी के शासन को ख़त्म करना पड़ा। क्योंकि कंपनी का पावर्स जो है सही मायने में भारत के एकता को मतलब कि बढ़ा रहा था। कहने का मतलब है कि भारत में एक ऐसी भावना को क्रिएट्स कर रहा था जो कि ब्रिटिश के जो पॉपुलैरिटी थी इंडिया में कम कर रही थी। तो इस कारण से यहाँ पे भारतीय में एकता का वृद्धि हुआ। और आपको पता है कि 1857 का जो क्रांति है हम लोगों के सामने एक खुलकर आया। तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो हस्तांतरित हो गई कहाँ? ब्रिटेन को। तो जिसे ब्रिटिश के द्वारा भारत का सारा प्रशासनिक गतिविधि को देखा जाने लगा महारानी के द्वारा। ब्रिटिश क्राउन को यहाँ का पूरा शक्ति ट्रांसफ़र हो गया, जिसे हम लोग जो 1858 में पढ़ते हैं कि नवंबर में ट्रांसफ़र हो गया। तो इसमें जो है कि इसके बाद बहुत सारे बदलाव लाए गए और जो है गवर्नर जनरल की जगह अब वाइसराय को नियुक्त किया जाने लगा। वाइसराय मतलब क्या होता है? तो वाइसराय मतलब होता है क्राउन के द्वारा नियुक्त किया गया एक ऐसा व्यक्ति जो कि राजा का प्रतिनिधित्व करेगा और उसी के निर्णय को मतलब कि आगे बढ़ाएगा। तो ये है। और दूसरा क्या था कि इसमें एक और भी पोस्ट का सृजन हुआ जिसे सचिव के नाम से कहा जाता है। तो वो भी एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होता था किसका? ब्रिटेन का। किसके लिए उत्तरदायी होता था? तो भारत में जितने भी मतलब कि निर्णय लिया जाता था उसके उसके लिए भी उत्तरदायित्व होता था। तो कौन कौन पॉइंट्स है जो कि आप जानोगे। तो वो 1858 में क्या हुआ उसको जानोगे, 1909 में क्या हुआ उसको जानोगे, और 1919 में मतलब कि ये सारा भारत सरकार अधिनियम आया था। तो 1919 में, 1935 में यानी 1947 में किस तरह का बदलाव आया उसे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं मेनली वो कर रहे हैं 1858। तो यहाँ से क्या हुआ, भारत का जितना भी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था था वो हस्तांतरित हो गई, जिस जो मैंने अभी तुरंत आपको बताया। और क्या किया गया कि अब जो है भारतीय मतलब कि सचिव के पद को सृजन किया गया। और ये जो पद था बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पद था। और इसमें क्या किया गया कि इसकी सहायता से जो है 15 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया। किसकी सहायता से? तो भारतीय सचिव की सहायता से। ओके, याद रखिएगा। और दूसरा है कि गवर्नर जनरल को अब वाइसराय कहा जाने लगा। ये मैंने पहले भी बताया कि वाइसराय किसे कहा जाता है और सचिव किसे कहा जाता है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। और दूसरा कि और इसके बाद जो मेजर मतलब कुछ बदलाव हुए वो मतलब 1909 यानी कि 1909 से पहले कि कुछ बदलाव आए, जो कि दो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। पार्षद अधिनियम है और जिसे भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें दो अधिनियम मुख्य रूप से जाना जाता है। तो कौन कौन है? एक है 1861 और दूसरा 1892। तो 1861 का जो परिषद अधिनियम आया था तो उसमें क्या क्या बदलाव आया था वो भी चलिए जानते हैं। तो पहला क्या था, एक और विधि सदस्य का यानी कि कानूनी सलाहकार का नियुक्त किया गया, जिसके बाद कुल सदस्यों की संख्या पुनः 6 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। कब 6 हुआ? तो 1861 के अधिनियम के बाद। कौन सा अधिनियम? तो भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है। तो विधानसभा का इसमें स्थापना किया गया। सबसे पहले जो विधानसभा का जो शब्द का उच्चारण हुआ था मतलब कि प्रस्तुत हुआ था वो इसी के द्वारा किया गया था। कौन सा अधिनियम? तो 1861 का अधिनियम। याद रखिएगा। वायसराय को अब जो है अध्यादेश जारी करने का मतलब कि पावर्स मिल गया। तो अध्यादेश मतलब जानते हो, कोई सा लॉ होता है जिसको मतलब कि प्रेजेंट करने का शक्ति मिला। और जो है ये जो मतलब कि पावर्स है, लेकिन सभी क्षेत्र में नहीं दिया गया, कुछ विशेष क्षेत्र में दिया गया, जो कि क्षेत्र का यहाँ पे चर्चा नहीं है, लेकिन यू नो कि विशेष क्षेत्रों में। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से ये सारे इंपॉर्टेंट थे। और दूसरा क्या, वायसराय की शक्ति को अब इंक्रीज कर दिया गया। इंक्रीज मतलब बढ़ा दिया गया। अब दूसरा जो इसके बाद आता है मेजर मतलब चेंजेज, जिसे भारतीय परिषद 1892 के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कुछ बदलाव क्या हुआ कि सदस्यों में क्या कर दिया गया
कि इसमें पावर मतलब कि एक क्षेत्र सीमित कर दिया गया कि आप न्यूनतम आपको 10 रखना है और अधिकतम 16 से अधिक नहीं रखना है। ठीक है, तो इसका पावर किसको दिया गया था, तो वायसराय को दिया गया था कि आप जो है कम से कम अपने कमेटी में जो है 10 सदस्य और अधिकतम 16 सदस्य की नियुक्ति कर सकते हो। और जो है इसमें निर्वाचन पद्धति का मतलब कि सृजन हुआ, यानी कि इससे पहले निर्वाचन पद्धति नहीं था, या था भी तो आंशिक रूप से था, लेकिन यहाँ पे जो है विधिवत रूप से आपके सामने कब प्रस्तुत हुआ, तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो अगला जो है कि केंद्रीय केंद्रीय जो भी विकास परिषद था उसमें भारतीयों को अब बहस करने का अधिकार प्राप्त हो गया। यानी इससे पहले भारतीय सिर्फ शामिल हो सकता था लेकिन बहस करने का अधिकार नहीं था, अब जो है उसे मतलब कि बहस करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा क्या, अब इसके बाद जो मेजर बदलाव आते हैं जो कि अभी तक हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसे हम लोग भारतीय सरकार अधिनियम, तो भारतीय सरकार अधिनियम में मुख्य रूप से तीन मेनली टाइम पे आया था, जो कि 101 पहला जो आया था 1909 में आया था, दूसरा 1919 में आया था, तीसरा 1935 में आया था। तो 1909 में क्या आया था और 1919 में क्या आया था और 1935 में क्या आया था, ये सारे बातों को मैं एक एक करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पहला जो 1909 था, तो उसमें भारत का जो सचिव था कौन था, मार्ले था, मार्ले। ठीक है ना, मार्ले था। और जो उस समय जो मतलब कि वायसराय था वो मिंटो था, तो इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। आप ध्यान रखिएगा, सचिव और वायसराय ये दोनों का मतलब कि कोरिलेशन से ये एक अधिनियम को लाया गया, जिस कारण से इसे ये भी कहा जाता है। बहुत बार डायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन आपके सामने रहता है कि मार्लेमेंटो के सुधार के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, 1909 यानी कि 1909 में जो अधिनियम आया था उसी को जाना जाता है। तो इसमें क्या क्या बदलाव किया गया उसे अब डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या बदलाव है, विधानमंडलों का आकार का शक्ति में वृद्धि किया गया। मतलब विधानमंडल जो था जिसका स्टार्ट किया गया था कब, तो 1861 में किया गया था विधानसभा का। तो विधानसभा का गठन किया था। तो अब विधानमंडल क्या है, आपको पता होगा कि विधानमंडल में जो है राज्य बेसिस पे मतलब कि किया जाता था, लेकिन तभी के समय में ऐसा नहीं था, प्रांत था, तो उस बेसिस पे किया जाता था। इसमें अभी के समय में आप कंपेयर करोगे, देखो कंपेयर करके पढ़ोगे, मैंने पहले भी बताया, तो जल्दी याद रहता है, ज़्यादा दिनों तक स्टे कर सकोगे एग्जाम में, मतलब कि गलती होने की चांसेस कम रहेंगे। तो कंपेयर करके पढ़ना चाहिए। तो विधानमंडल में दो, विधान परिषद और विधान सभा होता है। तो विधान परिषद हर राज्यों के लिए अभी के समय में मानना जरूरी नहीं है, केवल 6 राज्य है, जिसमें कि आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र एवं कर्नाटक है। ठीक है, अब पॉइंट पे आते हैं। तो सार्वजनिक विषय पर भी अब प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पहले था क्या कि मतलब कि क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, आप सिर्फ सुन सकते थे। उसके बाद लेकिन 1892 में क्या किया गया कि बहस करने का अधिकार दिया गया। और दूसरा जो 1919 में यहाँ पे सार्वजनिक विषयों पे उसे क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, सार्वजनिक विषयों पे। तो सार्वजनिक विषय कौन कौन सा है, तो आपको पता है, अगर मान के चले तभी तो रेलवे था, तो उसमें कुछ बदलाव करना था, या कोई भी शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, कोई भी जो पब्लिकली जो विषय हुआ करता था उसमें डिस्कशन करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, और पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम को आरक्षित सीट दिया गया। यानी कि आप कह सकते हो सांप्रदायिक चुनाव का जो शुरुआत हुआ था इसी समय हुआ था, 1909 में, यानी कि 1909 में हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो वो आ जाता है 1919, यानी कि 1919 का अधिनियम आ जाता है। तो इसे जो है मॉन्टेन्ग्यू चैम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। चैम्सफोर्ड इस समय जो है वायसराय था, और मॉन्टेन्ग्यू वो भारतीय सचिव था। ठीक है, तो इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, तो आप याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट वे में ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो इसमें क्या व्यवस्था लाई गई, क्या परिवर्तन लाया गया जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण था, जो जानने योग्य है, आपके क्वेश्चंस में भी हो सकता है इंक्लूड रहे ये बातें। तो केंद्र में संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। संसदीय व्यवस्था क्या होता है आपको पता होगा। तो संसद में जो है अभी प्रेजेंट में उसका 3 स्तंभ कहा जाता है संसदीय व्यवस्था को। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। और अभी आप ये भी कह सकते हो चौथा स्तंभ के रूप में प्रेस को जाना जाता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट मेजरमेंट है जो कि आप इसके आधार पे पढ़ाई कर सकते हो। तो ये संसदीय व्यवस्था को सर्वप्रथम लाया गया, जिसमें इसको मतलब 2 भागों में रखा गया। पहला क्या था, उच्च सदनीय व्यवस्था, दूसरा केंद्रीय विधानसभा। ठीक है ना, उस सदनीय व्यवस्था में क्या था, 60 मेंबर्स हुआ करते थे।
उच्च सदनीय, जिसे हम लोग अभी राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा आया था केंद्रीय विधानसभा। तो इसमें कितने सदस्य हुआ करते थे? 144 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है। अब जो है प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। पहले प्रांतों में द्वैत शासन नहीं थी, लेकिन अब की गई। तो कौन कौन सा मतलब द्वैत शासन का मतलब कि विषय था या ऑब्जेक्ट था जिसको हमको पढ़ना चाहिए? तो वो एक आरक्षित था, दूसरा हस्तांतरित था। मतलब हस्तांतरित विषय था और एक आरक्षित विषय था। तो आरक्षित विषय के लिए मतलब उत्तरदायी नहीं था गवर्नमेंट, लेकिन हस्तांतरित विषय के लिए उत्तरदायी था। उत्तरदायी मतलब रिस्पॉन्सिबल था। ओके। तो कौन कौन सा विषय था जिसे शामिल किया गया था आरक्षित में? तो आरक्षित में वो केंद्रीय विषय यानी केंद्रीय विषय और वित्तीय विषय को शामिल किया गया था, यानी बजट आदि पेश किया जाता था, तो वो आरक्षित विषय के अंतर्गत किया जाता था। तो दूसरा कौन सा विषय है? तो दूसरा मतलब कि पॉइंट है वो है हस्तांतरित यानी उत्तरदायी। इसके लिए गवर्नमेंट उत्तरदायित्व होता था। इसके लिए कौन कौन सा विषय था? तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट विषय था वो था आपका शिक्षा एंड स्वास्थ्य व्यवस्था। ठीक है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था था। तो इसमें जो है और अदर पॉइंट्स क्या है, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। आपको पता होना चाहिए कि चुनाव दो तरीके से होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष, और मस्ट रिमेंबर। और इसमें मैंने क्या बोला था, 1909 में जो है मुस्लिम को सांप्रदायिक चुनाव का अधिकार मिला और सीट कुछ आरक्षित किए गए। उस तरह से 1919 में जो कि भारत सरकार अधिनियम था, इसमें क्या किया गया कि सांप्रदायिक चुनाव में सिखों को भी मतलब कि भाग लेने का मौका मिला। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा जो अब इसके बाद मेजर आता है, जो कि आपको पता है कि 1935 का जो अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम, वो उसका मोस्ट मतलब कि अभी भी इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव आए थे, जिसको मतलब नेहरू जी एक कोट भी किया था। अनेक ब्रेक वाली एक इंजन रहित गाड़ी है, मतलब कि गाड़ी में मतलब एक ट्रेन में समझ लीजिए आप हजारों ब्रेक लगा दिए हैं, लेकिन इंजन ही नहीं दिया गया है। तो इस तरह का एक कोट किया था। इस तरह के कोट भी आप मेंस राइटिंग में यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका मेंस राइटिंग एकदम से जो है इफेक्टिव होगा। जो रीड करेगा उसको लगेगा कि बंदा जो है कि गुड नॉलेज रखता है इस विषय में। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो क्या मैंने बोला कि अब जो है आया है आपका 1935 का अधिनियम, जो कि भारत सरकार अधिनियम का तीसरा मतलब कि पॉइंट है। तो क्या था इसमें बदलाव? इसमें क्या किया गया था कि आपको ध्यान रखना चाहिए, इसमें जो है प्रांतीय व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था, यानी प्रांतीय जो विभाजन मतलब द्वैत शासन का व्यवस्था किया गया था उसको खत्म कर दिया गया था। तो कहाँ शुरू किया गया था? तो वो केंद्र बेसिक्स पे शुरू कर दिया गया था। यानी कि पहला आपने पढ़ा 1919 में क्या किया गया था, प्रांतीय व्यवस्था को वहाँ पे प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ पे 1935 में प्रांतीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। तो यहाँ अखिल भारतीय संघ की निर्माण किया गया था। ऑल इंडिया जो है कि यूनियन का शुरुआत किया गया था। और दूसरा क्या किया गया था, और यहाँ पे 3 सूची का मतलब कि व्यवस्था किया गया था, जो कि आपको अभी भी मिलता है, राज्य सूची, केंद्र सूची। ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पे अनेक मतलब कि अनेक बदलाव किए गए थे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो कि आप और भी बुक्स में पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज डिस्कस किया है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके बाद तो आपको पता है कि 1947 का अधिनियम आया, जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान का जो है विभाजन हो गया, और साथ ही साथ भारतीय सचिव के पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया, और साथ ही साथ भारत को स्वतंत्रता प्रदान किया गया। तो ये सारे बदलाव मेजर हैं, जो कि मतलब कि आप पढ़े भी होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे, तो इस बातों को आज से समझ ली होगी। आई थिंक कि मैं आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयत्न किया। अगर किसी भी तरह का और भी कोई डाउट्स है तो यू मस्ट कमेंट एंड ट्राई टू सब्सक्राइब माय चैनल्स फॉर अनदर अपडेट्स। और भी बहुत सारे बातों को जानने के लिए ज़रूर जो है मेरे बातों को फॉलो करने के लिए आप जो है सब्सक्राइब करें और लाइक तो करें अगर पसंद आए तो। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू।